अच्छा, तो आज के इस डीप डाइव में हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही उलझे हुए और सच कहूं तो काफी दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। कि कोई देश आखिर गरीबी के उस भयानक दुष्चक्र से बाहर कैसे आ सकता है। आज के हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर्स और ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का हमारा जो मेन मिशन है ना, वो ये समझना है कि गरीबी मिटाने के लिए जो छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। हाँ, और क्यों हमें एक बड़े झटके मतलब एक बिग पुश की जरूरत होती है। सही कहा। तो इसे समझने के लिए ना सबसे पहले एलन यंग के उस मशहूर शू फैक्ट्री वाले उदाहरण से शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही अविकसित और गरीब देश है और वहां कोई इंसान एक बहुत बड़ी और आधुनिक जूतों की फैक्ट्री खोल लेता है। अच्छा। फैक्ट्री के बेहतरीन जूते खरीदेंगे, मतलब देश का विकास शुरू हो जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही महीनों के भीतर वो शानदार फैक्ट्री पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपनी पूरी की पूरी मजदूरी सिर्फ जूते खरीदने में तो खर्च नहीं करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, उन्हें खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। जब वो मजदूर जूते नहीं खरीदते तो बाजार में जूतों की मांग से ज्यादा आपूर्ति हो जाती है, जिसे ग्लाट ऑफ शूज कहते हैं। हाँ, जूतों की अधिकता, कीमतें गिरती हैं, गोदाम फुल हो जाते हैं और वो अकेली फैक्ट्री डूब जाती है। ये उदाहरण हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि गरीब देशों में कोई एक उद्योग अगर वो अकेला है तो वो अपने दम पर कोई क्रांति नहीं ला सकता। एकदम सही। और ये जो जाल है ना, ये इतना मजबूत है कि अर्थशास्त्री इसे गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। होता यह है कि जब देश में समग्र रूप से लोगों की आय कम होती है तो वो बाजार से चीजें नहीं खरीदते। अब मांग कम है तो कोई नया इंसान निवेश नहीं करना चाहता, और क्योंकि निवेश नहीं होता तो रोजगार नहीं बढ़ता और आय फिर से उसी निचले स्तर पर अटकी रहती है। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे कोई बहुत भारी कार या एसयूवी गहरी कीचड़ में फंसी हुई है और आप उसे बस एक उंगली से धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? आप चाहे दिन भर एक उंगली से धक्का मारते रहें, पसीना बहाते रहें, लेकिन कार टस से मस नहीं होगी। ऊर्जा तो खर्च होगी लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर 1943 में अर्थशास्त्री पॉल रोजेनस्टीन रोडान ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें फ्रंटल अटैक करने की जरूरत है। फ्रंटल अटैक मतलब? सीधा प्रहार। हाँ, जिसे उन्होंने बिग पुश थ्योरी कहा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका समाधान ये था कि आप धीरे धीरे या एक एक करके उद्योग नहीं लगा सकते। अच्छा। आपको एक ही समय में एक साथ कई अलग अलग उद्योगों और फैक्ट्रियों को शुरू करना होगा। मतलब अगर हम उसी शू फैक्ट्री वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो जूतों की फैक्ट्री के साथ साथ एक कपड़ों की मिल और एक बेकरी भी खोलनी होगी। बिल्कुल। और जब आप ऐसा करते हैं तो जूतों की फैक्ट्री का मजदूर बेकरी से ब्रेड खरीदता है, बेकरी वाला कपड़ों की मिल से कपड़े खरीदता है, और कपड़ों की मिल का मजदूर वो जूते खरीद लेता है। ओहो, मतलब हर फैक्ट्री का मजदूर किसी दूसरी फैक्ट्री का ग्राहक बन जाता है। एकदम सही। अर्थव्यवस्था का पहिया अचानक से घूमने लगता है। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत ही शानदार लगती है, एकदम लॉजिकल। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो एक साथ इतनी सारी फैक्ट्रियां लगाना, रातों रात पूरा इंडस्ट्रियल हब खड़ा कर देना, ये बहुत ही भारी भरकम काम है। हाँ, ये तो है। तो कोई भी देश ऐसा क्यों करेगा? मतलब हम धीरे धीरे निवेश क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा इस साल कर लिया, थोड़ा अगले साल। देखिए, यहीं पर रोजेनस्टीन रोडान का सिद्धांत थोड़ा गहराई में जाता है। हाँ। वे बताते हैं कि इसे छोटे टुकड़ों में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अर्थव्यवस्था में 3 विशिष्ट अविभाज्यताएं हैं। अविभाज्यताएं मतलब इंडिविजिबिलिटी। हाँ, ये ऐसी रुकावटें या बाधाएं हैं जिन्हें आप तोड़कर छोटा नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली है उत्पादन की अविभाज्यता। अच्छा। जिसे वे सोशल ओवरहेड कैपिटल या एसओसी कहते हैं। इसमें बुनियादी ढांचा आता है, जैसे बिजली, परिवहन और सिंचाई। ओहो, अब मैं समझ रही हूँ। मतलब आप किसी पुल का केवल 10% हिस्सा बनाकर तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं। या किसी बिजली संयंत्र का 20% हिस्सा बनाकर ये नहीं कह सकते कि चलो थोड़ी सी बिजली आ जाएगी। एकदम सही कहा आपने। इन बुनियादी ढांचों के लिए शुरुआत में ही एक बहुत बड़े निवेश की, एक साइजेबल इनिशियल लंप की आवश्यकता होती है। हाँ। और जब तक सड़कें और बिजली नहीं होंगी तब तक वो जूते या कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? सही पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बाधा है मांग की अविभाज्यता, जिसे हम छोटे बाजार का जाल भी कहते हैं। तो अगर बाजार छोटा है, लोग कम चीजें खरीद रहे हैं,
तो उत्पादन भी सीमित ही रहेगा ना। बिल्कुल। और जब तक एक साथ कई उद्योगों में निवेश नहीं होता, तब तक बाजार का आकार नहीं बढ़ता। हर उद्योग को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मांग पैदा करनी होती है, जो अकेले संभव नहीं है। मतलब एक साथ कई फैक्ट्रियां खुलने से ही लोगों की जेब में पैसा आएगा और वो बाजार में खर्च करेंगे। सही। और तीसरी और आखिरी अविभाज्यता है बचत की, जिसे हम पूंजी की कमी कहते हैं। हाँ, अविकसित देशों में तो वैसे भी बचत बहुत कम होती है ना। लोग जो कमाते हैं वो खाने पीने में ही निकल जाता है। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत का तर्क है कि बिग पुश के लिए बड़ी पूंजी का स्टॉक बनाने हेतु बचत को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। लेकिन स्रोत सामग्री यहां एक और बहुत दिलचस्प बात जोड़ती है। सिर्फ पैसे और मशीनें ही काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? उत्पादक परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए विचारों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान और तकनीक के सारी पूंजी बेकार है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर एक साथ इतनी सारी फैक्ट्रियां खोलने से इतना फायदा है, इतना बड़ा बाजार बन जाता है, तो जो बड़े निजी निवेशक हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो खुशी खुशी ये काम खुद क्यों नहीं कर लेती? वो आपस में मिलकर 10 फैक्ट्रियां और एक हाईवे क्यों नहीं बना देते? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इसका कारण है कि निजी क्षेत्र ऐसी लंबी अवधि वाली परियोजनाओं में निवेश करने से कतराता है। कतराता है मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, क्योंकि इन बुनियादी ढांचों जैसे सड़क या स्कूल, इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। मतलब इन्हें बनने और चालू होने में बहुत साल लग जाते हैं। बिल्कुल। और निजी कंपनियों को मुनाफा बहुत कम या अनिश्चित लगता है। अब कोई कंपनी एक हाईवे बनाकर सीधे तौर पर कैसे मुनाफा कमाएगी? हाँ, उन्हें तो तुरंत प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्पष्ट होता है कि ये काम केवल राज्य या सरकार ही कर सकती है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता। एकदम सही। केवल सरकार के पास ही इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने और एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक लिंकेजेस और श्रम विभाजन को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। ये जो आपने लिंकेज शब्द इस्तेमाल किया, इसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी। जब सरकार ये भारी निवेश कर देती है तो इसका असर जमीनी स्तर पर कैसे दिखता है? देखिए, इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। अर्थशास्त्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहां काम आते हैं, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। अच्छा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हाँ, बैकवर्ड लिंकेज तब होता है जब एक नए उद्योग के खुलने से कच्चे माल की भारी मांग पैदा होती है। जैसे अगर सरकार की मदद से कोई नई कार फैक्ट्री खुल गई तो अचानक से देश में स्टील और रबर के कारखानों को बहुत सारा काम मिल जाएगा। बिल्कुल, वो बैकवर्ड लिंकेज है। और फॉरवर्ड लिंकेज तब होता है जब एक नया उद्योग अन्य कारखानों के लिए कच्चा माल या सुविधा प्रदान करता है। तो उसी कार फैक्ट्री का उदाहरण लें, तो जब वो फैक्ट्री अच्छे ट्रक बनाने लगेगी तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को फायदा होगा। हाँ, माल ढोना आसान हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा। ओहो, ये तो सच में डोमिनोज के एक टुकड़े के गिरने से पूरी लाइन गिरने जैसा है। और इसी से स्केल की अर्थव्यवस्थाएं या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है ना? एकदम सही। जब पूंजी का इस तरह एक साथ और तालमेल भरे तरीके से उपयोग होता है तो चीजें बड़े पैमाने पर बनती हैं। इससे घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, जैसे सारी समस्याएं सुलझ गईं। लेकिन हाँ, मैं वही पूछने वाली थी। इस सब का मतलब क्या है? क्या ये कागजों पर जितना उत्तम दिखता है, असलियत में भी वैसा ही है? यहीं पर इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। क्योंकि मुझे एक बात खटक रही है। हम फैक्ट्रियों, कारों और स्टील पर इतना जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या इंसान नट बोल्ट या जूते खाकर जिंदा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल अर्थशास्त्री H.W. सिंगर ने उठाया था। उनकी प्रमुख आलोचना ये थी कि ये बिग पुश थ्योरी खेती यानी एग्रीकल्चर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जो कि किसी भी गरीब देश की रीढ़ होती है। हाँ, अगर आप सिर्फ उद्योगों को बिग पुश देंगे और खेतों पर ध्यान नहीं देंगे तो खाने पीने की चीजों और कच्चे माल की भारी कमी हो जाएगी। और जब खाने की कमी होगी तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी। बिल्कुल, जिससे पूरी की पूरी औद्योगिक क्रांति ही ढह सकती है। और एक बात और, इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि किसी भी गरीब देश के पास एक ही समय में इन सभी विशाल परियोजनाओं के लिए इतना पैसा आता कहां से है? ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर वो एक साथ इतने सारे क्षेत्रों में भारी निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था में भारी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पैदा होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। क्योंकि पैसा तो आ गया, लेकिन उतनी वस्तुएं अभी बनी नहीं है। हाँ, और संसाधनों का भयानक असंतुलन पैदा हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
तो विकास दरअसल एक क्रिटिकल मिनिमम या एक न्यूनतम आवश्यक प्रयास तक पहुंचने का नाम है। सही कहा। यदि हम उन बुनियादी रुकावटों और अविभाज्यताओं को पार करने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं करते हैं तो विकास के सारे छोटे-मोटे प्रयास विफल होने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल। हार्वे लीबेनस्टीन के सिद्धांत का संदर्भ भी यही बताता है कि आय बढ़ाने वाले बल जब तक गरीबी के दुष्चक्र के बलों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक विकास स्थायी नहीं हो सकता। और ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये सिखाता है कि सूचना और ज्ञान की इस दुनिया में भी जो प्रणालीगत समस्याएं हैं, जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि एक व्यापक नजरिए से हल करने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन चलते चलते मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या है वो? आज के समय में जब तकनीक और ग्लोबल इकोनॉमी इतनी ज्यादा बदल चुकी है तो क्या एक विकासशील देश को सच में 1940 के दशक वाले उस भारी भरकम और विशाल बिग पुश की जरूरत है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे पास इंटरनेट और एआई है, क्या चतुर और लक्षित स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे कदम कहीं अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सच में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इस पर आप लोग भी जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।